नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण को लेकर एक डिसीजन आया है। आज की इस वीडियो में थोड़ी-सी उस पर बात करेंगे। वैसे तो हम कोई बहुत बड़े विश्लेषक नहीं हैं, लेकिन आरक्षण के नियमों को हमने बहुत अच्छे से या बारीकी से समझा है। पिछले कई भर्तियों में हमने उनको लागू होते हुए भी देखा है। वैसे आरक्षण पर हमने आपको एक पहले भी स्पेशल वीडियो दिया हुआ है और वो काफ़ी वीडियो जो है वो देखा जा रहा है। और उस वीडियो में प्रॉपर रिजर्वेशन नियमों को समझाया गया है, तो वो बहुत अच्छे से सबको समझ में आ रहा है और नियम वही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, ये एक तरह से आज का नहीं है। इस नियम को भी बहुत टाइम हो गया चलते हुए। तो क्या कहा है, पूरा एनालिसिस करेंगे और मेरिट पर इसका कोई असर पड़ता है क्या, इस चीज़ पर भी बात करेंगे। ये वीडियो खास तौर से मेरे उन बच्चों के लिए ही है जो रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं और खास तौर से जो टेक्निकल वाले बच्चे आईटीआई डिप्लोमा बीटेक वाले हमें देखते हैं, उनके हिसाब से मैं इसमें बात कर लेता हूँ। वर्ष 2022 में राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियन की भर्ती कंप्लीट हुई थी। उसी में उस भर्ती में भी इसी आरक्षण नियमों को फॉलो किया गया था, जिस पर मैं बात कर चुका हूँ। और इससे पहले मैंने एक स्पेशल वीडियो आपको और दी थी, शायद आपको याद हो तो, कि क्यों ओबीसी की मेरिट जो होती है वो अनरिजर्व से ज़्यादा चली जाती है। ऐसा किस केस में होता है, किस सिनेरियो में होता है, तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना ओपिनियन इस वीडियो पर ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप क्या मानते हैं, कितना समझ पाते हैं, आप भी अपने विचार ज़रूर रखें और हमारे विचारों से सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएँ। बहुत मेहनत लगती है, छोटा-सा एप्रिशिएट माँगते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, वो भी हम विश्लेषण करेंगे और एक तरह से ये जो अभी चर्चा चल रही है ना, इसी में ये पॉइंट छुपा हुआ है कि क्यों किसी रिजर्व कैटेगरी, चाहे वो ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, कोई भी मान लेते हैं, इनकी जो मेरिट होती है या कट ऑफ जो होती है, वो अनरिजर्व से अधिक क्यों चली जाती है? इस पर भी मैंने कई बार बात की है और इस सवाल का जवाब भी इसी जो निर्णय आया है, इसमें छुपा हुआ है। दरअसल ये बहुत सारे लोग, या जैसे मैं यहाँ बात करूँ, तो हमने यहाँ जनरल लिखा हुआ है। ध्यान से समझना है, जनरल और अनरिजर्व में फ़र्क होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जनरल को ही अनरिजर्व बोलते हैं। नहीं, दोनों में फ़र्क है थोड़ा-सा। अनरिजर्व का मतलब होता है, यूआर का मतलब होता है एक तरह से ओपन कैटेगरी, कि आ जाओ इसमें, जो है वो आ जाओ सारे। जनरल का मतलब होता है कि इसमें कुछ कास्ट होती है जिनको रिजर्वेशन कोई टाइम में नहीं मिला करता था। अब तो ईडब्ल्यूएस के नाम से आरक्षण है। तो अब जनरल नाम से कोई कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी होती है यूआर। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व। अनरिजर्व का मतलब होता है ओपन कैटेगरी और ओपन कैटेगरी का मतलब होता है कि ये किसी के लिए रिजर्व नहीं है। जो मेरिट से ऊपर आएगा, जो अपनी मेहनत से ऊपर आएगा, जो अच्छे अंक लेकर आएगा, उसका सिलेक्शन होगा। तो ये है आपका अनरिजर्व कैटेगरी, आपको थोड़ा समझना है। अब उन्होंने यही कहा है कि जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं, वो अनरिजर्व में नहीं आ सकेंगे इन केस ऑफ, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो जो है वो क्या है, उसी पर मैं बात करता हूँ। तो पहली बात तो ये मैं बताता हूँ कि ये सब भर्तियों पर नियम लागू नहीं है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ विशेष भर्तियों पर ये लागू है और सबसे बड़ी बात, ये नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड होता है। स्पेसिफाइड क्या है, ध्यान से सुनना है अब आप सभी को, कि अभी वर्तमान में कुछ भर्तियों में जो आरक्षण का लाभ है, वो ओनली वंस कर दिया गया है, यानी केवल एक बार मिलेगा आपको। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी नोटिफिकेशन में पहले से मेंशन हो कि आपको आरक्षण का लाभ, रिजर्वेशन का लाभ केवल एक बार मिलेगा, तो फिर एक ही बार मिलेगा। और नहीं लिखा हुआ है तो जो नॉर्मल नियमों से चलेगा वो चलेगा। उन्होंने ये कहा है कि जो नियम है जस के तस वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं हो रहा। तो ये सब पर लागू नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। आरक्षण नियमों का लाभ केवल एक बार का क्या मतलब है, मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा देता हूँ। ये मैं पहले भी चर्चा वैसे कर चुका हूँ इन पर, और इससे मैं आपको 2-3 और एग्जाम्पल भी दूंगा, उससे समझ में आएगा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए किसी भर्ती में जो आयु सीमा है, वो 18 से लेकर 28 वर्ष की है और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा ओबीसी का है और वो
30 साल का है, तो ओबीसी को 3 साल की यहाँ पर छूट मिलती है और ओबीसी वाला बच्चा 18 से लेकर 31 वर्ष की एज तक फॉर्म भर सकता है। तो ये तो 30 ही साल का है ना, तो ये आरक्षण के कारण 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने के कारण इस भर्ती में फॉर्म भरने लायक हो गया और भर्ती में शामिल हो गया। तो इसने अपने ओबीसी का रिजर्वेशन का बेनिफिट एक बार ले लिया, तो अब ये बच्चा एग्जाम में भले टॉपर रहे, भले ही 100 में से 100 नंबर ले आए, लेकिन ये बच्चा अब अनरिजर्व कैटेगरी की सीट पर सेलेक्ट नहीं होगा। ये स्टूडेंट अब अपनी ही कैटेगरी में सेलेक्ट होगा, अपनी ही कैटेगरी की सीट पर जाएगा। बस यही तो कारण है जिस वजह से मेरिट भी ऊपर चली जाती है। यानी अगर आपने बेनिफिट, और ये सब में नहीं है, ये ध्यान रखना है, कुछ कुछ भर्तियों में ही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर और समझाता हूं कि इसका फायदा नुकसान क्या है और कट ऑफ कैसे प्रभावित होती है। इससे ना, अगर ओवर एज मतलब एज का बेनिफिट लेने वाला बच्चा इंटेलिजेंट है और अच्छे नंबर लाता है, तो उसकी कैटेगरी को एक तरह से नुकसान होता है, क्योंकि ये बच्चा टॉप नंबर ले आया, तो ये अनरिजर्व में अगर सेलेक्ट हो जाता तो ओबीसी की एक सीट अभी भी सेफ रहती। मतलब क्योंकि वो अब अनरिजर्व में नहीं जा पा रहा है, इसलिए अपनी सीट पर आया, तो ओबीसी की मेरिट एक अच्छे नंबर के साथ भरी गई है, तो कम नंबर वाला नहीं लगा। यानी मेरिट डाउन आने के चांस नहीं है, मेरिट थोड़ी सी ऊपर बढ़ गई, यानी इससे कट ऑफ हल्की सी चढ़ जाती है। और अगर किसी वैकेंसी में 2 4 5 ही सीटें हो ना, जैसे अनरिजर्व की 3 और ओबीसी की अगर एक ही सीट हो, तो ऐसी सिचुएशन में ओबीसी की मेरिट ऊपर भी जा सकती है। रिजर्व कैटेगरी की मेरिट अनरिजर्व से ऊपर एक ही केस में जा सकती है, और वो केस होता है कि जब सीटों की संख्या ही कम हो। सीटों की संख्या 100 200 300 हो ना, तो ऐसा केस नहीं मिलेगा आपको। अब मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि सिलेक्शन कैसे होगा। मान लीजिए अभी जो भारत में आरक्षण है वो तो आपको पता ही होगा। हम मान लेते हैं कि किसी भर्ती में कुल 100 पद है, ठीक है ना? इसमें से 60 पद जो है वो रिजर्व है, रिजर्व यानी आरक्षित है, और 40% पद जो है वो अनरिजर्व है, यानी ओपन है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, माना कि इस परीक्षा में माना कि इस परीक्षा में 1000 जो बच्चे हैं या कैंडिडेट है उन्होंने भाग लिया, ठीक है? नंबर 1 बच्चा जो है, यहां से बताता हूं, नंबर 1 स्टूडेंट जो है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, मेरिट की नंबरों के हिसाब से मेरिट डिसाइड करेंगे अपन, ठीक है ना? मान लीजिए मैं इन 10 बच्चों का आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। ये पहला बच्चा जनरल कैटेगरी का था, एज की छूट भी नहीं ली हुई थी, तो ये बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी वाली सीट पर चला जाएगा, और एक सीट अनरिजर्व की भरी जा चुकी है 40 में से। अब 39 सीटें पीछे खाली हो रहे हैं। नंबर 2 पर मान लीजिए ओबीसी का बच्चा है, और इस बच्चे ने आयु वाला लाभ नहीं लिया था, आयु वाला लाभ नहीं लिया था, तो ये बच्चा भी अनरिजर्व में ही जाएगा। अगर आयु सीमा का लाभ नहीं लिया, जैसे 18 से 28 साल की एज थी और इस बच्चे की एज थी मान लीजिए 27 साल, 26 साल, 25 साल, तो फिर ये अनरिजर्व कैटेगरी में जाएगा। अब ध्यान से सुना, मान लेते हैं कि नंबर 3 पर एक बच्चा ओबीसी का आया, जिसने आयु सीमा का लाभ लिया, प्राप्त किया, 30 साल का था, उसने फॉर्म भरा, तो अब ये बच्चा ओबीसी कैटेगरी में ही जाएगा, ओबीसी की नंबर 1 सीट पर चला जाएगा, यानी ओबीसी की एक सीट भर गई। मान लेते हैं ओबीसी की 30 सीटें थी, तो अब पीछे 29 ही बची है। कितनी बची है? 29 ही सीटें बची है। अब समझ रहे हैं मेरी बात को? अब सुनते दोबारा और सुनो। मान लीजिए यहाँ पर एक एससी कैटेगरी का बच्चा आया, एससी कैटेगरी का बच्चा आया, और उसने भी आरक्षण का उसका एज का लाभ नहीं लिया, मान लेते हैं 25 साल का था, तो ये बच्चा भी अनरिजर्व कैटेगरी में जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक जनरल का और आ गया, तो ये खुद अनरिजर्व में जाएगा।
अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एससी का बच्चा आया जिसने लाभ प्राप्त किया हुआ था, तो अब ये अनरिजर्व में नहीं जाएगा। अनरिजर्व की सीटें खाली पड़ी है। टॉप 40 बच्चे जो होते हैं ना किसी भर्ती के, अनरिजर्व का मतलब होता है टॉप बच्चे जितने भी होते हैं वो इसमें आएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। टॉप बच्चे सभी कैटेगरी के इसमें इंक्लूड रहते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी से आता हो, चाहे वो ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो। कोई भी कैटेगरी हो, अगर वो टॉपर है तो वो अनरिजर्व में जाएगा। लेकिन अगर लाभ ले लिया तो अब अनरिजर्व में नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एससी का बच्चा था, नंबर 6 पे ही आ रहा है, अनरिजर्व की सीटें खाली पड़ी है, लेकिन फिर भी ये बच्चा एससी की अपनी 1 नंबर सीट पर जाएगा। अब देखो इस बच्चे के अच्छे नंबर थे, अनरिजर्व की सीट भी खाली पड़ी है। अगर इसने एज का लाभ नहीं लिया हुआ हो तो ये अनरिजर्व में चला जाता, तो ये एक सीट अभी भी एससी वाले बच्चे के लिए खाली रहती। ये है फर्क और कुछ नहीं। यानी हल्की सी रिजर्व कैटेगरी की मेरिट जो है वो चढ़ जाती है, इससे और कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एज का लाभ लेकर बच्चे अच्छे नंबर भी ले आते हैं ना, तो भी चलो जिनका नंबर नीचे था वो तो कैटेगरी में आने आने थे। अब मैं यहाँ दोबारा बताता हूँ, सुनना ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पर ओबीसी का बच्चा आया और उसने भी एज का लाभ ले रखा है, तो वो अपनी ओबीसी कैटेगरी की सीट नंबर 2 पे चला जाएगा, भले अनरिजर्व की सीट खाली है। अब ऐसे चलते चलते भाई मान लेते हैं कि 40 में 50 में बच्चे तक ऐसे ही आते गए, तो वो अपनी अपनी कैटेगरी की सीटें भर देंगे, तो फिर उनके नीचे जो अनरिजर्व वाला होगा ना वो यहाँ आएगा। ये है इस केस में। अब मैं आपको बताता हूँ ये केस कहाँ से और कैसे आया था। हालांकि इसका सब पे इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना है, पहले अगर नोटिफाइड हो तो ही होता है। वर्ष 2022 में राजस्थान के विद्युत विभाग में टेक्नीशियन की भर्ती का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना। जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है वो मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, आई थिंक 116 नंबर थी 150 में से, ठीक है ना। 116 नंबर थी कट ऑफ। तो सुनना ध्यान से, ओबीसी के 2-3 बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर, एक बच्चे के नंबर तो 132 थे, एक बच्चे के 128 थे, एक बच्चे के नंबर 122 के आसपास थे। मैंने देखा है ये तीनों बच्चे ओबीसी कैटेगरी में गए थे, ना कि अनरिजर्व में। क्यों? बाद में पता लगा कि जब इनकी डेट ऑफ बर्थ देखी ना, तो इन बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो एज फैक्टर के अकॉर्डिंग लाभ ले चुके थे। इनमें से कोई 1990 का था, कोई 1989 का था, ठीक है ना, कोई 1988 का था। ये एज थी उस समय, मतलब है ना। अगर आप जोड़ते हैं तो ये मतलब 33-34 साल उसी हिसाब से हो चुकी थी कि लाभ फायदा लेकर ही आ रहे हैं। तो ये बच्चे जो है ना टॉपर होने के बावजूद भी ओबीसी की 1, 2 और 3 सीटों पर गए थे। ये है रिसेंट क्राइटेरिया। आई होप कि आपको जो पॉइंट है वो मेरा समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन का तो आपको शायद पता होगा, जिस पर मैंने पहले भी बात कर दी है, आप उसको जरूर देखना, ठीक है ना। फिर भी मैं एक बार और समझा देता हूँ कि रिजर्वेशन से बेनिफिट मिलता कैसे है आपको, है ना। मान लेते हैं वही एग्जाम्पल जो मैंने दिया ही था कि आप अपनी मेरिट के हिसाब से सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन ये देखा जाएगा कि आपने बेनिफिट लिया है कि नहीं लिया। अगर बेनिफिट ले लिया तो स्कोर कितना ही अच्छा क्यों ना हो और अनरिजर्व की सीटें क्यों ना खाली पड़ी हो, ये किस में जाएगा, अपनी कैटेगरी में ही जाएगा। ये था हमारा विश्लेषण और यहीं रोक रहे हैं वीडियो को। आप अपने विचार हमें ज़रूर बताइए और हर एक मुद्दे पर आपको समझाते हैं, खासतौर से मेरे आईटीआई वाले बच्चों से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके भी हमारा हौसला बढ़ाएं कि हाँ जी इस मुद्दे पर भी आपने बात की और बहुत सही तरीके से समझाया। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना है, दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि वो भी इसे देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।